तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक भारत नेपाल सीमा विवाद का है। क्या है यह बॉर्डर डिस्प्यूट, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन सही है, इन सब का विश्लेषण करेंगे। यदि आप बीपीएससी, यूपीपीएससी, सीजीपीएससी या किसी और स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन देने जा रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो या आप एक सच्चे भारतीय हो तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के जितने क्लोज रिलेशन नेपाल के साथ रहे हैं उतने किसी दूसरे देश के साथ नहीं रहे हैं। हिस्टोरिकली किसी दूसरे देश के साथ नहीं रहे हैं। दुनिया के किसी दूसरे देश के साथ ऐसा नहीं है और शायद नहीं भी होगा। इंडियंस और नेपाली बिना पासपोर्ट वीज़ा के सिर्फ बॉर्डर क्रॉस नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे के स्टेट में रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से ये रिलेशन खराब होने लगा है। इसका विश्लेषण हम लोग 5 स्तर पे करेंगे। पहला, विवाद की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या है पॉलिटिकल एजेंडा भी कुछ है क्योंकि नेपाल में अभी इलेक्शन होने वाला है। तीसरा, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, क्या कहती है हिस्ट्री। चौथा, इंटरनेशनल रिलेशन, क्या फ़र्क पड़ेंगे, ये विवाद अगर कंटिन्यू होते रहता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। पांचवा, बिहार के नज़र से, चूँकि हमारे यहाँ के जो मैक्सिमम जो मजदूर वर्ग के लोग हैं आज के डेट में नेपाल काठमांडू जैसे शहर में काम करते हैं, तो कुछ होता है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके तो क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा क्षेत्र जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है वो कौन सा क्षेत्र है। तो देखो, ये नेपाल का क्या है, ये नेपाल का मैप है, नक्शा है, जिसमें ये जो आप ट्रायंगुलर शेप देख रहे हो, ये ट्रायंगुलर शेप, ये जो ट्रायंगुलर शेप देख रहे हो इसको लेके विवाद है। मैंने इस ट्रायंगुलर शेप को अलग करने का कोशिश किया है। देखो, यही वो ट्रायंगुलर शेप है जिसको लेके विवाद है, यही ट्रायंगुलर शेप को लेके विवाद है। इस ट्रायंगुलर शेप में जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये है लिपुलेख पास, ये हो गया काला पानी का क्षेत्र और ये हो गया लिम्पियाधुरा। ये 3 चीज़ों को लेके इससे पहले भारत नेपाल विवाद काला पानी और ये जो लिपुलेख दर्रा है, पास है, इसको लेके विवाद होते रहा है। लेकिन 2020 में ये पहला ऐसा समय है जब नेपाल अपने नक्शे में इस पूरे क्षेत्र को दिखाने का कोशिश किया है। इससे पहले वो नहीं दिखाता था। तो किसी भी विवाद का शुरुआत तीखी बहस से शुरू होता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने 2 स्टेटमेंट्स दिए। पहला, क्या कहा था उन्होंने, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है नेपाल में कोरोना वायरस फैलाने के लिए। दूसरा, इंडिया को एक्यूज्ड किया कि इंडिया उनका कुछ ज़मीन ले रखा है। इसके बाद दोनों कंट्री में बॉर्डर डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है और होने लगता है। विवाद की शुरुआत कैसे होती है, नवंबर 2019 जब मोदी जी दोबारा चुन के आए थे तो इंडिया का एक नया नक्शा जारी किए थे। जो काला पानी का क्षेत्र, ये काला पानी का जो क्षेत्र था, इसको अपने मैप में दिखाया। इसके बाद 8 मई 2020 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने नई रोड को इनॉग्रेट किया जो तकरीबन 80 किलोमीटर का था, 80 किलोमीटर का है। और यह रोड इंडिया नेपाल बॉर्डर के साथ साथ गुजरती हुई लिपुलेख तक पहुंचती है। इस पे रोड इनॉग्रेशन होने के बाद नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने आपत्ति जताया था कि ये जो लिपुलेख पास है वो नेपाल का क्षेत्र है और अगर रोड बनाना ही था तो नेपाल के साथ बैठकर बात करना चाहिए था और या एग्रीमेंट करना चाहिए था। इसके जवाब में हमारे भी डिफेंस मिनिस्टर रिप्लाई देते हैं। उन्होंने क्या कहा, ये एरिया जो लिपुलेख और काला पानी का एरिया है यह पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी में आता है, जिसके वजह से हमने बात नहीं किया। दूसरा, इस रोड का उन्होंने उद्देश्य भी बताया कि ये रोड हमने क्यों बनाया है। जो रोड आप देख रहे हो, इस रोड का उद्देश्य भी उन्होंने बताया। क्या बताया
कि एक कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं को फ़ायदा होगा। इससे पहले जब हम लोग को कैलाश मानसरोवर जाना होता था तो हम लोग सिक्किम होकर के जाते थे, जिसमें 5 दिन लगते थे। अब क्या है कि अगर आप लिपुलेख तक पहुंच जाते हो तो वहां से सिर्फ 2 दिन का रास्ता बच जाता है। ये तो रह गए जो कैसे शुरुआत होती है। दूसरा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या कहते हैं। तो देखो, ये बात मैं कर रहा हूँ आज से तकरीबन 200 साल पहले की, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल करते थे, यानी जब हम गुलाम थे। उस समय देखो, ये जो एरिया है ये नेपाली क्षेत्र था उस समय। उस समय का जो नेपाल था ये क्या था, ये नेपाल है। ये आप जो देख रहे हो ये नेपाली एरिया है और ये इंडिया का क्षेत्र है। ये इंडिया का क्षेत्र है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे। ब्रिटिशर्स को आदत थी कि वो दूसरे से लड़ के झगड़ के दूसरे के एरिया पे कब्जा करने, दूसरे का क्षेत्र को कब्जा करने, क्योंकि वहाँ पे व्यापार कर सकते थे। उन्होंने भी सेम किया, यहाँ से युद्ध कर दिया नेपाल के साथ। नेपाल की तरफ जब सीमा में चढ़ाई करने लगे तो उस टाइम जो वहाँ पे रूल कर रहे थे वो कौन रूल कर रहे थे? गोरखा डायनेस्टी। जो गोरखा डायनेस्टी थे, गोरखा एम्पायर, वो वहाँ पे नेपाल में रूल कर रहे थे। जब ये चढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, गोरखा एम्पायर इनको मना करता है, नहीं मानते हैं तो युद्ध होता है ब्रिटिशर्स और गोरखा के बीच, यानी बोले तो ब्रिटिशर्स और इंडिया और नेपाल के बीच एक युद्ध होता है। उस युद्ध का जो नाम दिया गया एंग्लो नेपालीज वार 1814, क्योंकि 1814 में स्टार्ट हुआ था। ये युद्ध तकरीबन 2 साल तक चलता है। 2 साल तक चलता है और इस युद्ध का जो समाप्ति होता है वह एक संधि के साथ होता है, जिसको सुगौली की संधि बोलते हैं। और यह सुगौली का संधि यह बताया कि नेपाल और ब्रिटिशर्स का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ कंट्रोल। ब्रिटिशर्स कितने में कंट्रोल करेंगे एरिया को और नेपाली कितने एरिया को कंट्रोल करेंगे। ये जो सुगौली का संधि था इसमें 2 चीज़ें हुई, यानी मेन 2 बातें हुई मुख्य। जो नेपाल था उसका एरिया सिक्किम और दार्जिलिंग था, इसको वो हार जाता है और ये एरिया सिक्किम और दार्जिलिंग ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। दूसरा, नेपाल के राज्य को डिफाइन करने के लिए 2 नदियों का सहारा लिया जाता है। पहला काली रिवर, दूसरा मेची रिवर। इस काली रिवर को ही महाकाली रिवर भी बोलते हैं, महाकाली नदी बोलते हैं। देख लो, ये मेची रिवर है। जैसे जैसे मेची नदी बह रही है इसका बाउंड्री वैसे वैसे तय हुआ। ये पूर्वी घाट है, ईस्टर्न बाउंड्री है नेपाल का, और ये क्या है, वेस्टर्न बाउंड्री। और देख लो यहाँ महाकाली रिवर है। ये क्या है, महाकाली। जैसे जैसे पश्चिमी बाउंड्री होगा, जैसे जैसे महाकाली रिवर बहेगी वैसे वैसे पश्चिमी बाउंड्री होगा। ऐसे वो लोग बना देते हैं बाउंड्री। इसके बाद एक मैप जारी करते हैं। ये 1 फरवरी 1827 को ब्रिटिशर्स के द्वारा जारी किया गया मैप है, जिसमें आप देख लो ये जो काली रिवर है इसका 2 बैंक होता है। एक मेन बैंक ये होता है और दूसरा ये एक बैंक होता है। तो ब्रिटिशर्स पहले क्या करते हैं, इस मैप को, ये जो बैंक है इसको अपना बाउंड्री मानते हैं, क्योंकि ये मोटी थी थोड़ी नदी, तो इसको अपना बैंक मान लिए और ये मैप जारी कर देते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है और इतना सिंपल ही नहीं है। कुछ समय बाद जब अंग्रेज को ये समझ में आया, ये जो पीस ऑफ लैंड है, जो पतला सा ट्रायंगुलर शेप का पीस ऑफ लैंड है, हमने जो नेपाल को दिया है इसकी काफ़ी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि चीन के साथ व्यापार करना था, तो इसके वजह से हमें काफ़ी ज़रूरत है। तो लगभग 35-40 साल बाद, ये जो देख रहे हो ना पीस ऑफ लैंड ट्रायंगुलर शेप का, इसी का, तो 35-40 साल बाद वह एक अपना दूसरा बाउंड्री बना देते हैं। ये वाला पहले क्या था, ये वाला बाउंड्री रखे थे, अब क्या करते हैं, इसको बाउंड्री बना देते हैं और एक मैप जारी करते हैं। 1871 to 77, 1871 और 77 का ये मैप है। ये मैप जारी करते हैं और उस समय जो वहाँ पे डायनेस्टी थे गोरखा, या उस समय का जो राजा था, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताता है और वो लोग छोड़ देते हैं अपने मैप्स में से। इवन अपने जो वहाँ के राजा थे, अपने मैप से जो ये पीस ऑफ लैंड था इसको भी हटा देते हैं।
कोई आपत्ति नहीं जताया, क्योंकि आपत्ति नहीं जताने का भी कुछ कारण था। एक तो इस एरिया में लोग, पॉपुलेशन बहुत कम थी, ना के बराबर थी। दूसरा, इधर जाने का कोई रूट नहीं था, सिर्फ एक रूट था जो कैलाश मानसरोवर जाती थी। तो ये कुछ कारण थे जिसके वजह से उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं भी जताया और इसको अपने इससे निकाल दिया मैप से। ये देख लो तब का मैप है, इसमें उस एरिया को हटा दिया गया है। आप देखो ये मैप में नहीं है वो एरिया। बात मैं कर रहा हूँ 1860 से 1947 तक का। कोई वहाँ पे जितने राजा महाराजा है, किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताया, किसी ने कोई वार्ता नहीं की, किसी ने कोई रोक टोक नहीं किया। फिर 1960 में जब इंडिया चाइना तनाव, इंडिया और चाइना का जो तनाव होता है बाद में जो एक वार में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वजह से इंडियन आर्मी ने इस एरिया में सेना खड़ी कर दी और तब से आज तक इंडिया की मिलिट्री वहाँ पे तैनात है। ठीक है। 1962 में क्या होता है, इंडिया और नेपाल दोनों कंट्री अपने मैप में लिपू लेक और काला पानी रीजन को दिखाते आए हैं। 1962 से दोनों क्या करते हैं, ये जो काला पानी का आप देख रहे हो ना, ये जो काला पानी का क्षेत्र देख रहे हो ना, इसको अपने मैप्स में दिखा रहे थे। इंडिया भी दिखा रहा था और नेपाल भी दिखा रहा था। फिर 1990 में जब नेपाल में मोनार्ची का राज खत्म होता है और डेमोक्रेसी आती है, तब बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू होता है। जब नेपाल में मोनार्क जो राजाओं का था वो दौर ख़त्म होता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी आती है, उन्होंने पुराने पेपर खंगालने शुरू करते हैं और इसके बाद से बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू होता है। जुलाई 2000 में जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस इशू को लेकर नेपाल से कई सारे वार्ताएं की और एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें क्या था, फील्ड सर्वे करके वहाँ पे बाउंड्री डिसाइड करना था कि बाउंड्री क्या होनी चाहिए, भारत का कौन सा बाउंड्री नेपाल का होना चाहिए, क्या अधिकार क्षेत्र होना चाहिए दोनों के बीच, या दोनों का क्या क्या अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन यह एग्रीमेंट बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है जब इंडिया ने वहाँ से अपनी सेना हटाने की बात को अस्वीकार कर देती है। क्या है, जो लिपू लेक है, जो काला पानी है, जो लिम्पियाधुरा, इस क्षेत्र से इंडिया ने अपना सेना हटाने से मना कर देता है, तो ये जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो जाता है। फिर मई 2015 में इंडिया चाइना ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें चाइना लिपू लेक पास को ट्रेड रूट की तरह यूज़ करने को एग्रीमेंट करता है। मेन जड़ यहीं से शुरू होता है। तब नेपाल के प्रधानमंत्री ने इंडिया और चाइना को दोषी ठहराया था, दोनों को दोषी ठहराया था। तो ये तो रही हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अब हम लोग पॉलिटिकल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। देखो पॉलिटिकल फैक्ट्स क्या है कि नेपाल में एक तो इलेक्शन होने हैं, दूसरा वहाँ की गवर्नमेंट की नाकामी, गवर्नमेंट में कुछ काम नहीं किया, पब्लिक का इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ काम नहीं किया, लोगों का दिल नहीं जीत पाए, तो वहाँ पे ये भी एक मुद्दा रहा। तीसरा, लोगों का विरोध प्रदर्शन। देखो जो रोड बना था, इनॉग्रेशन हुआ था 80 किलोमीटर का रोड, इसके बाद नेपाल में हालत बद से बदतर हो गए। जब नेपाल में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो गए, जिसके बाद आनन फानन में नेपाल की ओली सरकार ने नया नक्शा जारी किया और काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपने मैप में मिला देता है, शामिल कर देता है। तो ये तो रहा पॉलिटिकल इशू। बात करें इंटरनेशनल रिलेशन की, तो इंटरनेशनल रिलेशन पे अभी कुछ ऐसा फ़र्क पड़ेगा ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारे रिलेशन चाइना से भी ख़राब है, पाकिस्तान से भी ख़राब है, बट हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट्स तो करते ही हैं, बिजनेस तो करते ही हैं। तो उसके हिसाब से अभी नेपाल के साथ बिजनेस में और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें कुछ खासा फ़र्क नहीं आएगा। ये इलेक्शन के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ जाए या ठंडे बस्ते में चला जाए। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे थे वैसे ही चलेंगे, जैसे पहले थे वैसे अब भी चलेंगे। बिहार के नज़रिए से देखें, अगर कुछ ऐसा होता है इन फ्यूचर, भविष्य में कुछ ऐसा होता है, बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, अगर बाउंड्री बनाने की बात चलेगी, पासपोर्ट और वीज़ा तक आ जाए, तो जो बिहार और यूपी के मैक्सिमम जो लेबर क्लास, जो ग्रुप डी
के श्रेणी के लोग हैं जो बिजनेस करते हैं छोटे मोटे काठमांडू और वीरगंज नेपाल जैसे शहरों में, तो क्या होगा, उन लोगों के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की एक समस्या उत्पन्न होगी। तो ये तो समस्या उत्पन्न होगा। अगर ये सब होता है तो बिहार के नज़र से देखें तो बिहार का थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ होगा। बात आती है कौन सही है, हु इज़ राइट, कौन सही है, इंडिया या नेपाल। तो देखो मेरा ओपिनियन क्या है, इतने सालों से नेपाल को उस जो ट्रायंगल से पीस ऑफ लैंड था इससे कोई आपत्ति नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अब यह इशू उठाने का क्या तुक बनता है? कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि तब भी एक 1971 का हम लोग मैप यूज़ किए, उसके बाद भी उससे लेके अब तक किसी को कोई इशू नहीं हुआ। 200 साल बीत गए, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है, वहाँ के राजाओं महाराजाओं को प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब ये इलेक्शन को देख के एक मुद्दा बनाने का कोई तुक नहीं बनता है। दूसरा, मैंने अपना ओपिनियन दे रखा है, अब आप लोग को अपना ओपिनियन देना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ और बताओ कौन सही है। दूसरा, अगर आप बीपीएससी या किसी और स्टेट का पीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज हम लोग इंडिया और नेपाल का बॉर्डर इशू लेके आए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिया और चाइना को लेके आएंगे, जिसमें बहुत सारे हम लोग वार्ताएं करेंगे और जितने भी करंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन पे हम लोग बहस करेंगे, डिबेट्स करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे विजिट करते रहो।